दोस्तों, सपोज अगर आइजैक न्यूटन अचानक से टाइम मशीन का इस्तेमाल करके हमारी आज की दुनिया में वापस आ जाएं, तो वो हमारी आज की दुनिया को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। वो पाएंगे कि जिन फिजिकल थ्योरीज़ को उन्होंने डेवलप किया था वो अब पहले से भी और ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। जो चीज़ें उनके ज़माने में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस मानी जाती थी, उन चीज़ों को आज हर एक फिजिक्स स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जैसे कि कैलकुलस। न्यूटन ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाएंगे कि कैसे स्विट्जरलैंड में मौजूद एक काफ़ी बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर हमारे ब्रह्मांड के नियमों से पर्दा उठा रहा है। वो इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि कैसे उनके द्वारा दिया गया ग्रेविटेशन का कंसेप्ट अधूरा था। आइंस्टीन की रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, इन सब को जानकर वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो जाएंगे। इन सारी डेवलपमेंट को देखने के साथ उनको इस बात का ये रियलाइजेशन भी होगा कि अभी भी जिन फिजिक्स को डेवलप करने में उन्होंने अपना पूरा लाइफ स्पेंड किया, वो फिजिक्स अभी भी अधूरी है। फिजिक्स में ऐसे कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जान पाया। उदाहरण के लिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की मिस्ट्री के बारे में अभी तक हम पूरी तरह से क्लियर नहीं हैं। इसी के साथ ही साथ फिजिक्स में ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। तो चलिए आज हम फिजिक्स के कुछ अनसुलझे सवालों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी बिगेस्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम है जिनके आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हम टोटल 7 क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे कि आखिर क्यों वो क्वेश्चंस हमारे लिए अभी तक अनसॉल्व्ड रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला अनआंसर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। आखिर मैटर किससे बना हुआ है। तो अगर आप एक फिजिक्स का स्टूडेंट हो तो आपको ये लगता होगा कि आप इसका आंसर जानते हो। एंड हाँ, हम ये बात जानते हैं कि मैटर एटम से मिलकर बना हुआ होता है एंड एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं और इन सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटे पार्टिकल्स उनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि क्वार्क्स। अब क्या क्वार्क से भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर यही सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। खैर, इन सब के बारे में हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स में एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच के इंटरेक्शन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और इस स्टैंडर्ड मॉडल में जिस लास्ट पार्टिकल को खोजा गया था वो था हिग्स बोसॉन। बट कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा स्टैंडर्ड मॉडल सभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता। ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि हिग्स बोसॉन के पास मास क्यों एग्जिस्ट करता है, और ना ही इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हिग्स बोसॉन के पास उतना मास क्यों है, क्योंकि थ्योरीज ये प्रेडिक्ट करती हैं कि हिग्स बोसॉन का मास काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, बट एक्चुअल में उसका मास प्रेडिक्टेड मास से काफ़ी ज़्यादा कम है। इनफैक्ट प्रेडिक्टेड मास से उनका एक्चुअल मास कई हज़ारों गुना कम है। और इसी के साथ ही साथ मैटर के साथ कई सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में अभी तक हम अननोन हैं। तो एक्चुअल में हमको नहीं पता कि आखिर फंडामेंटली मैटर किससे मिलकर बना होता है। नाउ हमारा दूसरा अनआंसर्ड क्वेश्चन है कि आखिर ग्रेविटी इतनी अजीबोगरीब क्यों है। वाई इज ग्रेविटी सो वियर्ड। हम सब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स को जानते हैं उतना हम किसी और फोर्स के बारे में नहीं जानते। ग्रेविटी ही वो फोर्स है जो कि हम सबको इस धरती पर बांध कर रखती है। और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी हमको ग्रेविटी का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देती है। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के साथ वो हमको ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे स्पेस टाइम वर्क करता है, कैसे स्पेस अपने आप को बेंड करता है। लेकिन ग्रेविटी बाकी के 3 फंडामेंटल फोर्सेस के कंपैरिजन में लाखों गुना वीक है। पर भले ही ग्रेविटी काफ़ी वीक फोर्स क्यों ना हो, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के लिए ग्रेविटी के कंसेप्ट को पूरी तरह से समझना अभी बाकी है। हम सब ग्रेविटी के क्वांटम वर्जन को ढूंढना चाहते हैं और यही वो रीज़न है जो कि ग्रेविटी को काफ़ी वियर्ड बनाता है। साथ ही साथ ग्रेविटी बाकी के फोर्सेस के कंपैरिजन में वीक क्यों है, इस सवाल को जानने का भी होप हमारे मन में बना हुआ है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर यूनिवर्स में कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस मौजूद हों जिनके द्वारा ग्रेविटी हमारे 3 डायमेंशनल स्पेस से कोई एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस पर लीक कर रही हो, जिसके कारण हमको ग्रेविटी एक काफ़ी वीक फोर्स के फॉर्म में नजर आ रही हो। पर क्या सच में ग्रेविटी 3 डायमेंशन से इनविजिबल एक्स्ट्रा डायमेंशन में जा रही है? इसका जवाब हमारे पास नहीं है।
इसी के साथ ही साथ एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी ग्रेविटी के कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया। अगर आप एल्बर्ट आइंस्टीन, उनके वर्क, उनकी लाइफ के बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हो तो आज ही कुकू एफएम की ऑडियो बुक द एल्बर्ट आइंस्टीन को ज़रूर सुने। अगर आप नहीं जानते कि कुकू एफएम क्या है तो कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर 1000 आवर से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है एंड मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण ज़्यादातर कंटेंट सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अगर आप हमारा कूपन कोड SCM50 यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपको इसका अमेजिंग सब्सक्रिप्शन केवल 199 रुपीज़ के अमेजिंग प्राइस में मिल जाएगा। सो या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करें। नाउ अब हमारा अगला सवाल है कि आखिर समय केवल एक ही डायरेक्शन में क्यों फ्लो करता है। दरअसल आइंस्टीन ने हमको स्पेस टाइम के कंसेप्ट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम मिलकर एक 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्पेस टाइम। लेकिन स्पेस टाइम से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि स्पेस में हमको ये अलाउ होता है कि जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में आप जा सकते हो। लेकिन जब बात टाइम की आती है तो हमको यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस का सामना करना होता है। हमको यहाँ पर कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है कि हम हमेशा फ्यूचर की डायरेक्शन में ही टाइम के साथ फ्लो कर सकते हैं। हम हमेशा बूढ़े होते हैं ना कि हम समय के साथ जवान होते हैं। हम हमेशा फ्यूचर की तरफ जाते हैं ना कि पास्ट की तरफ। हम पास्ट को केवल याद कर सकते हैं, प्रेजेंट में हम जी सकते हैं और फ्यूचर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो टाइम हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है जो कि है पास्ट से प्रेजेंट एंड प्रेजेंट से फ्यूचर। और टाइम की इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एरो ऑफ टाइम। फिलहाल एरो ऑफ टाइम के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आप एरो ऑफ टाइम के बारे में पूरा और डिटेल में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि समय केवल एक सिंगल डायरेक्शन में क्यों फ्लो करता है। हमारे पास इस सवाल का कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि एंट्रोपी इसका आंसर हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में हमको एंट्रोपी और रैंडमनेस का काफ़ी अच्छा आइडिया देखने को मिलता है, बट एक्चुअल में समय केवल एक ही सिंगल डायरेक्शन में क्यों फ्लो करता है इसका जवाब हमारे पास नहीं है। और इस पूरे सवाल पर मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। नाउ अब हमारा अगला सवाल है कि आखिर सारा एंटीमैटर कहाँ पर गया। वेयर डिड ऑल द एंटीमैटर गो। जितना ज़्यादा एंटीमैटर का कंसेप्ट साइंस फिक्शनल मूवीज़ में फेमस है उतना फेमस तो वो हमारी रियल लाइफ में भी नहीं है। दरअसल मूवीज़ में एंटीमैटर एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एंटीमैटर की रिएक्शन ऑर्डिनरी मैटर के साथ कराई जाती है जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलती है और इस पावर का इस्तेमाल करके हम हाई वेलोसिटीज़ को अचीव कर पाते हैं जैसे कि फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, वार्प ड्राइव। इन सब का जो फ्यूल है वो है एंटीमैटर। पर भले ही वार्प ड्राइव का कंसेप्ट फिक्शनल हो लेकिन एंटीमैटर तो रियल होता है। हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी मैटर के हर एक पार्टिकल के साथ यहाँ पर ऐसे आइडेंटिकल पार्टिकल्स की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिनका इलेक्ट्रिकल चार्ज अपोजिट हो, जैसे कि प्रोटॉन का अपोजिट होगा एंटी प्रोटॉन, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पार्टिकल होगा एंटी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। और सबसे अमेजिंग बात हमारे वैज्ञानिकों ने एंटीमैटर को अपनी लेबोरेटरी में भी बना लिया है। बट जब उन्होंने एंटीमैटर को बनाया तो उन्होंने ये पाया कि जितना एंटीमैटर को वो बनाते हैं उसके साथ ही साथ इक्वल अमाउंट ऑफ मैटर भी बनता है। तो यहाँ पर इस बात से इस पॉसिबिलिटी की भी संभावना उत्पन्न होती है कि जरूर बिग बैंग के समय मैटर और एंटीमैटर इक्वल अमाउंट में बना होगा। बट हमारा सबसे मिस्टीरियस सवाल ये है कि जब जब हमने अपने टेलीस्कोप से अपने आसपास की दुनिया को देखने की कोशिश की तब जो जो चीज़ें हमको नज़र आईं वो सब ऑर्डिनरी मैटर से बनी हुई थी। हमारा सबसे मिस्टीरियस सवाल ये है कि आखिर सारा एंटीमैटर कहाँ पर गया। इस ब्रह्मांड में मैटर का अमाउंट एंटीमैटर के अमाउंट से क्यों ज़्यादा है। आखिर यहाँ पर सारा एंटीमैटर कहाँ पर चला गया। इसका पॉसिबल रीज़न कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि बिग बैंग के समय मैटर का अमाउंट एंटीमैटर के अमाउंट से थोड़ा ज़्यादा था और एंटीमैटर का पूरा अमाउंट मैटर के अमाउंट से कंबाइन होकर एनिहिलेट हो गया, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई और जो मैटर का एक्स्ट्रा अमाउंट अवेलेबल था उस बचे हुए मैटर ने इस यूनिवर्स के सारे ऑर्डिनरी मैटर को फॉर्म किया। पर इसका एग्जैक्ट आंसर कि सारा एंटीमैटर कहाँ पर गया हमको इसका जवाब नहीं पता। नाउ अब
अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो ग्रे जोन होता है उसमें क्या होता है। देखिए, सॉलिड और लिक्विड को हम काफ़ी अच्छे से समझते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों की तरह बिहेव करते हैं, और इनकी डुअल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसका एग्जाम्पल आप एक सैंड ग्रेन को देखिए, एक रेत के जर्रे को देखिए। वो सैंड ग्रेन एक पत्थर की तरह सॉलिड होता है, बट जब कई सारे हजारों सैंड ग्रेन मिल जाते हैं तो वो एक लिक्विड की तरह बिहेव करने लगते हैं। वो लिक्विड की तरह फ्लो करने लगते हैं जैसे कि वाटर फ्लो करता है। हाईवे का ट्रैफिक भी इसका एक एग्जाम्पल है। हाईवे का ट्रैफिक भी बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज हो करता है। तो आखिर सॉलिड और लिक्विड के बीच में ये जो ग्रे जोन है उसके अंदर क्या होता है, हमारे लिए इस ग्रे जोन को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। खैर, उन सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। नाउ अब हमारा अगला सवाल है कि क्या कभी हम फिजिक्स में यूनिफाइड थ्योरी को फाइंड कर पाएंगे। देखिए, अभी हमारे पास फिजिक्स में दो रिमार्केबल थ्योरीज मौजूद हैं, जो कि है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको लार्ज स्केल और हाई वेलोसिटी पर हो रहे मोशंस के बिहेवियर के बारे में समझाती हैं। आप एक बॉल से लेकर एक पूरी एंटायर गैलेक्सी के मोशन को आइंस्टीन की थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो, बट जब हम एटॉमिक लेवल और स्मॉल स्केल पर आते हैं तो पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझाने के लिए हमारे सामने आती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो यानी कि लार्ज स्केल पर क्लासिकल मैकेनिक्स है और स्मॉल स्केल पर है क्वांटम मैकेनिक्स। पर हम ये चाहते हैं कि फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस के लिए हमको अलग अलग थ्योरीज की स्टडी ना करनी पड़े। हम फिजिक्स में एक सिंगल यूनिफाइड थ्योरी को बनाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने इस यूनिफाइड थ्योरी को बनाने की कोशिश नहीं की। कई दशकों से हम स्ट्रिंग थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, जिसके अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड कुछ एनर्जी के लूप से बना होता है, जिनके पास वाइब्रेशंस होती हैं और उनके पास एनर्जी भी होती हैं, और ये फंडामेंटल स्ट्रिंग्स इस पूरे यूनिवर्स को बनाती हैं। इसी के साथ ही साथ हम लूप क्वांटम ग्रेविटी को डेवलप करना चाहते हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम क्वांटम ग्रेविटी को फाइंड कर लेते हैं देन हमारे पास थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को बनाने का एक टूल मौजूद होगा। पर क्या हम कभी उस टूल को फाइंड कर पाएंगे? क्या हम कभी यूनिफाइड थ्योरी को बना पाएंगे? ये सवाल फिजिक्स में अभी तक किसी के पास भी नहीं है। फिलहाल यूनिफाइड थ्योरी पर मैं पूरी डिटेल में बात किसी सेपरेट वीडियो में करूँगा। नाउ हमारा आखिरी सवाल है कि क्या लाइफ नॉन लिविंग मैटर से जनरेट हो सकती है। देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि स्टार्टिंग के लगभग आधे बिलियन सालों तक हमारी पृथ्वी पर कोई भी जीवन नहीं था, लेकिन फिर अचानक से लाइफ ने अपना पहला कदम धरती पर रखा। पर आखिर ये लाइफ कहाँ से आई? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के शुरू होने से पहले वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यहाँ पर केमिकल एवोल्यूशन हुआ था, जहाँ पर सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बदल गए। और ये प्रोसेस बेसिकली हमारे ओशियंस में स्टार्ट हुई, जहाँ से लाइफ ने अपने पहले कदम की शुरुआत की। पर आखिर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि कैसे नॉन लिविंग मैटर ने एक लिविंग लाइफ को जनरेट किया। फिलहाल आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि कैसे नॉन लिविंग मैटर एक लिविंग लाइफ को जनरेट कर सकता है। इसका जवाब हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये थे फिजिक्स के 7 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में केवल 7 क्वेश्चंस की ही बात की। तो फिलहाल आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।